हेलो फ्रेंड, आइए जो पिछले वीडियो का कुछ बचा हुआ पार्ट है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। आज अगला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है ये, तो जो पिछले वीडियो का जो बचा हुआ पार्ट है उसी के आगे चर्चा करते हैं। अशोक का अंत। अशोक जितना महान शासक होता है उसका अंत उतना ही दुखदायी हुआ। किसी भी महान शासक का अगर अंत दुखदायी होता है तो ये कष्टकारी होता है। तो वैसा ही अशोक के बारे में ये कहा जाता है, इसके जीवन का जो आखिरी समय होता है बड़ा कष्टकारी होता है। और ये कहा गया जब इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो ये इतना ज़्यादा उदार शासक हो गया, इतना ज़्यादा अधिक दान देने लगा, दोनों हाथों से ये बहुत ज़्यादा दान देने लगा। और इसी के कारण जो इसके अमात्य होते हैं वो इससे नाराज़ हो जाते हैं। और अमात्यों के नाराज़ होने के कारण ही एक बार हुआ क्या कि इसने कुकुट्टाराम बिहार को बहुत ज़्यादा दान देना चाहा। कुकुट्टाराम बिहार, कुकुट्टाराम बिहार, इस बिहार को इसने दान देना चाहा, अत्यधिक दान देना चाहा। और तो इसके बारे में अमात्यों ने संप्रति से कहा। तो संप्रति जो इसका पौत्र होता है, संप्रति ने क्या किया कि अमात्यों को ये आदेश दिया कि वो जो है इसके इस जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक दान दे रहा है इस पर बैन लगा दे। तो अमात्यों ने इस पर बैन लगा दिया और इसी के कारण जो है ये कहा जाता है आगे चलकर ये हुआ कि इसके जो डेली बेसिस जो डेली के खर्च हुआ करते थे उस खर्च पर भी बैन लगा दिया गया। और जीवन के आखिरी समय में दिव्यावदान ये उल्लेख करता है, कहाँ मिलता है याद रखिएगा, दिव्यावदान में ये उल्लेख मिलता है कि अशोक अपने जीवन के आखिरी समय में जो है ये आधे आंवले पर जीवित रहा। आधे आंवला पर ये जीवित रहता है। इसको खाने के लिए सिर्फ आधा आंवला दिया जाता है और ये मात्र आधे आंवले पर जीवित रहता है। उसके बाद इसके जीवन का अंत हो जाता है। तो इसका अंत कब हुआ? 236 बीसी में। 236 बीसी यानी 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो एक महान शासक होता है उसका अंत जो है बड़ा कष्टकारी रहा, इसका अंत जो है बड़ा दुखदायी हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद आगे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अब चर्चा करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था, अब प्रशासन संबंधी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक तो इसके जो है जीवन से संबंधित, इसके युद्ध से संबंधित, अब इसके प्रशासन की बात आए तो प्रशासन जो होता था वो कैसा होता था? प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। आइए प्रशासनिक व्यवस्था में पहला केंद्रीय व्यवस्था यानी केंद्रीय प्रशासन। पहला हम देखते हैं इसके केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत उल्लेख हुआ है। और जो केंद्रीय प्रशासन होता था वो अनेक विभागों में बटा हुआ होता था, जिसको क्या कहा जाता था? अनेक विभागों में जो बटा हुआ था इसको कहते हैं थे तीर्थ। क्या कहते थे? तीर्थ। जो कई भागों में बटा हुआ था इसको कहते थे तीर्थ। और कितने तीर्थ का उल्लेख मिलता है? तो 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। कितने तीर्थ का उल्लेख मिलता है? तो 18 तीर्थ का उल्लेख हुआ है। और 18 तीर्थ जो है ये विभाग हुआ करते थे, जानते रहिएगा। जैसे मन में अभी कभी ये विचार आ जाए कि तीर्थ क्या होता है, तो तीर्थ 18 जो होते हैं ये क्या होते थे? ये विभाग हुआ करते थे। तो इसमें 18 तीर्थ में जो पहला होता है वो होता है मंत्री या पुरोहित। पहला कौन होता है? तो पहला होता है मंत्री या पुरोहित। मंत्री या पुरोहित पहला होता है मंत्री या पुरोहित। ये क्या होता था? ये प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी होता था, मंत्री या पुरोहित, प्रमुख अधिकारी। ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये प्रमुख अधिकारी होता था, मंत्री या पुरोहित जो होता था वो कैसा होता था, वो प्रमुख अधिकारी होता था। और दूसरा है समाहर्ता। दूसरा कौन है, तो दूसरा है समाहर्ता। समाहर्ता कौन होता था, तो समाहर्ता जो होता था वो आय व्यय देखता था, राज्य की आय व्यय देखता था। आय व्यय का अधिकारी। यहां से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, तो ये जानती रहेगा। अब देखिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा आपको बता दें, दो तरीके का होता था। एक होता था मंत्रिणा और दूसरा होता था मंत्रिपरिषद। मंत्रिणा, ये मंत्रिणा क्या होता था, दूसरा होता था मंत्रिपरिषद। मंत्री परिषद, मंत्रिपरिषद और एक होता था मंत्रिणा। ये मंत्रिपरिषद क्या होता था, तो और मंत्रिणा क्या होता, मंत्रिणा जो होता था वो कैबिनेट मंत्रालय होता था, जिसमें चुनिंदा मंत्री आते थे। जैसे पुरोहित हो जाता था, और आपका मंत्री हो जाता था, समाहर्ता हो जाता था, सन्निधाता हो जाता था, और युवराज हो जाता था। ये सारे किसके सदस्य हुआ करते थे, तो मंत्रिणा के सदस्य हुआ करते थे। और बाकी के जितने भी अधिकारियों के नाम आएंगे वो किसके सदस्य हुआ करते थे, तो मंत्रिपरिषद के हुआ करते थे। तो ये जानते रहिएगा। अब आगे आइए देखते हैं। समाहर्ता में हमने आपको बताया समाहर्ता कैसा अधिकारी होता था, राज्य की आय और व्यय का अधिकारी हुआ करता था समाहर्ता। जो मतलब इसको हम एक प्रकार से कह देते हैं राजस्व अधिकारी। क्या कह सकते हैं, राजस्व अधिकारी। ये बात जानते रहिएगा, मन में डाउट ना हो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, राज्य की आय व्यय का अधिकारी या राजस्व अधिकारी, ये समाहर्ता होता था। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपसे बता रहे हैं इसके बारे में। आगे है सन्निधाता। तीसरा कौन है, सन्निधाता। सन्निधाता ये क्या होता था, ये कोष की देख रेख करता था। कोष की देख रेख करने वाला अधिकारी। कोष की देखरेख कौन करता था, तो कोष की देखरेख जो होता था वो कौन करता था, सन्निधाता। सन्निधाता ये कोष की देखरेख करता था। ये जानते रहिएगा, अगर पूछे कि कोष की देखरेख कौन करता था, तो कोष की देखरेख जो है वो सन्निधाता करता था। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, क्या, कोषाध्यक्ष। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में कोषाध्यक्ष कौन था, तो कोषाध्यक्ष कौन था, वो सन्निधाता था। ठीक है, ये जानते रहिएगा। अगला है आपका चौथा। अगर पूछे कि अगला कौन है, तो अगला है आपका सेनापति। कौन है, तो सेनापति। सेनापति ये क्या किस विभाग का होता था, तो सेनापति जो होता था वो सैन्य विभाग देखता था। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था, तो सेनापति होता था। और एक होता था नायक। नायक नायक कौन होता था, युद्ध में सेना का संचालन करने वाला। युद्ध में सेना का संचालन करने वाला। युद्ध में सेना का संचालन कौन करता था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने लगे हाथ इसको लिख दिया कि अगर आपको डाउट हो कि सेनापति जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था,
लेकिन युद्ध में सेना का संचालन कौन करता था? तो नायक करता था। युद्ध में सेना का संचालन या सेना का नेतृत्व कौन करता था? तो नायक करता था। ये जानते रहिएगा, यहाँ से डिफरेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको लगे हाथ बता दिया। युवराज, युवराज अगला कौन है? तो अगला है युवराज। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। राजा का उत्तराधिकारी। युवराज राजा के बाद जो है उत्तराधिकारी कौन होता था? तो युवराज होता था। मौर्य काल में जैसे उज्जैनी का युवराज या वैसराय किससे बनाया गया? तो अशोक को बनाया गया था। तो ये जानते रहिएगा, ये सब अपने जीवन काल में युवराज को घोषित करते थे। युवराज को प्रशासनिक विभाग में अनुभव दिलाने के लिए ऐसा किया जाता था। ठीक है, तो अब आइए आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला है आपका, वो 6 विभाग हो गए। अब आइए आगे आगे देखते हैं 7वां विभाग। 7वां विभाग जो है वो कौन देखता था? तो इसको देख लेते हैं। सातवां विभाग प्रदेष्टा। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कौन होता था? तो प्रदेष्टा होता था फौजदारी न्यायालय देखता था। फौजदारी, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था प्रदेष्टा। ठीक है, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख कौन होता था? प्रदेष्टा होता था। 2 तरीके की न्याय व्यवस्था थी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था 2 तरीके की थी। एक होता था फौजदारी न्यायालय, दूसरा होता था दीवानी न्यायालय। लगे हाथ आपको बता देते हैं। दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय और दूसरा होता है फौजदारी न्यायालय। देखिए, जैसा नाम से ही है, आप जानते रहिएगा, दीवानी न्यायालय होता है जमीन संबंधी जितने सारे विवाद हुआ करते थे, भूमि संबंधी विवाद, वो कहाँ होते थे? दीवानी न्यायालय में देखे जाते हैं। फौजदारी न्यायालय में लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह जो भी होता है वो कैसे न्यायालय में चलता है? तो फौजदारी न्यायालय में चलता था। तो दो तरीके की न्यायालय होती थी, एक दीवानी होती थी, दूसरी होती थी फौजदारी। दीवानी न्यायालय को क्या कहते थे? धर्म स्थिर। धर्म स्थिर जो होता था ये होता था दीवानी न्यायालय। ठीक है, दीवानी न्यायालय। और प्रदेष्टा होता था फौजदारी न्यायालय। प्रदेष्टा, इसको एक और नाम से जानते हैं फौजदारी। कंटक शोधन भी कहते थे। क्या कहते थे? कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय। तो ये कंटक शोधन कहे चाहे प्रदेष्टा करे, ये कैसा न्यायालय होता है? फौजदारी। ठीक है, दीवानी न्यायालय धर्मस्थिर न्यायालय होता है और प्रदेष्टा होता है फौजदारी न्यायालय। इसको कंटक शोधन भी कहते हैं। तो ये जानते रहिएगा, दीवानी और फौजदारी 2 तरीके के न्यायालय हुआ करते थे मौर्य काल में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो इसके बारे में। तो फौजदारी न्यायालय कौन देखता था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि फौजदारी न्यायालय कौन देखता था? प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो होता था ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख हुआ करता था। और कर्मांतिक, अगला है कर्मांतिक। कौन सा न्यायालय है? तो अगला है आपका कर्मांतिक न्यायालय। कर्मांतिक न्यायालय कैसा न्यायालय होता था ये जान लेते हैं। कर्मांतिक जो न्यायालय होता था वो उद्योग धंधों का निरीक्षण करता था। उद्योग धंधे का निरीक्षण करता था। अर्थात उद्योग धंधों को कौन देखता था? कर्मांतिक। ये उद्योग धंधों का निरीक्षण करता था, उद्योग धंधों को देखता था
इसका न्यायालय का प्रमुख कौन होता था? तो कर्मांतिक हुआ करता था। ये जानते रहिए जब भी अगर इसके बारे में पूछे। अगला है आपका व्यवहारिक। 9वां व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या होता था? व्यवहारिक होता था दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय का प्रमुख। दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। अभी हमने आपको बताया ना कि दो तरीके की न्याय व्यवस्था थी, एक दीवानी दूसरा फौजदारी। तो जिस दीवानी न्यायालय की हमने बात करी, देखिए तो दीवानी न्यायालय में जो है इसका न्यायाधीश कौन होता था? तो व्यवहारिक के नाम से इसके न्यायाधीश को जाना जाता था। और फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर बात करें कि दीवानी न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है, दीवानी न्यायालय को तो धर्मस्थी न्यायालय, धर्मस्थी के नाम से जाना जाता है। और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता है? तो फौजदारी को कंटक शोधन, दीवानी को धर्मस्थी न्यायालय। और इसके न्यायालय के प्रमुख को, मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसको व्यवहारिक के नाम से जानते थे। और इस न्यायालय का जो प्रमुख होता था, मुख्य न्यायाधीश, उसको किस नाम से संबोधित करते थे? प्रदेष्टा। ये दोनों नाम अलग अलग है, इस बात को जानते रहिएगा, मन में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डाउट क्लियर रहेगा तो सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका 10वां। 10वां कौन है? 10वां है आपका मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषदा, मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। किसका? मंत्री परिषद का। ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। तो जब भी आपसे पूछे कि मंत्री परिषद अध्यक्ष किस विभाग को देखता था, तो मंत्री परिषद विभाग को देखता था, उसका अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, ये जानते रहिएगा। अगला है दंडपाल। कौन है? तो दंडपाल। ठीक है, अगला आपका है दंडपाल। दंडपाल कैसा मंत्री होता था? तो सेना की सामग्री जुटाने वाला होता था। ये सेना के लिए सामग्री जुटाता था, सेना की सामग्री जुटाने वाला। ठीक है, जुटाने वाला जानते रहेगा। सेना की सामग्री कौन जुटाता था? तो जब कभी आपसे ये पूछे कि सेना की सामग्री कौन जुटाता था, तो ये होता था दंडपाल, ये सेना की सामग्री जुटाता था। ठीक है। अंतपाल क्या होता था? सीमावर्ती दुर्गों को देखता था। अगला अंतपाल। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला होता था। सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। तो जब कभी आपसे पूछे कि सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल कौन करता था, तो सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल जो है वो अंतपाल करता था। ठीक है। अगला है दुर्गपाल। दुर्गपाल कौन होता था? दुर्गपाल। दुर्गपाल ये दुर्गों की रक्षा करने वाला होता था, दुर्ग की रक्षा करता था। तो जब कभी आपसे पूछे कि दुर्गों की रक्षा कौन करता था, तो दुर्गों की रक्षा करता था दुर्गपाल। अगला है नागरक। नागरक। नागरक क्या होता था? नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। नगर का अगर पूछे कि नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो नागरक होता था। ये नगर का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, नागरक। उसके बाद होता था प्रशासता। प्रशासता। प्रशासता ये राजकीय कागजातों को संभाल कर रखता था। राजकीय कागजात को संभाल कर रखता था।
जब भी अगर आपसे पूछे कि कौन राष्ट्रीय कागजातों को संभाल कर रखता था, तो राष्ट्रीय कागजातों को संभाल कर रखने वाला अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था आपका प्रशासता। तो यहाँ से आपसे जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, अगला है आपका द्वारिक। अगला है आपका द्वारिक। ये किस विभाग को देखता था? तो द्वारिक जो होता था वो राजमहलों की देखभाल करता था, राजमहलों की देखरेख करता था। ठीक है, तो जब भी पूछे आपको कि द्वारिक किसकी देखरेख करने वाला कौन होता था, तो द्वारिक की देखरेख करने वाला जो होता था वो कौन होता था? तो वो होता था आपका राजमहलों की देखरेख करने वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्वर्षिक। अंतर्वर्षिक अंतर्वर्षिक ये किस प्रकार का विभाग देखता था? तो अंतर्वर्षिक जो होता था ये आपका सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था। अंगरक्षक सेना का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे कि अंगरक्षक सेना का प्रमुख कौन होता था, तो अंतर्वर्षिक होता था। और अगला है आठविक। आठविक किसकी देखरेख बाल करता था? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आठविक किसकी देखरेख करता था, तो आठविक जो होता था वन विभाग। आठविक वन विभाग की देखरेख करने वाला होता था, वन विभाग। ठीक है, वन विभाग की देखरेख कौन करता था? तो आठविक करता था। ठीक है, ये जब भी आपसे पूछा जाए तो ये आप बता सकते हो। ये सारे विभाग के जो अधिकारी वगैरह हैं पूरा, तो इनके बारे में जब भी अगर प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन की बात करी जाएगी तो केंद्र में ये सारे अधिकारी हुआ करते थे जो इनके विभाग को देखते थे। तो जब भी अगर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करी जाएगी तो इन सारे अधिकारियों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके आगे आइए आप देखते हैं प्रशासनिक विभाग में इसके बाद भी कुछ ऐसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद भी जो जितने भी सारे अधिकारियों के बारे में बताया, इसके बाद भी कुछ ऐसे अधिकारियों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है जिनको अध्यक्ष कहा जाता था। तो जिनमें जैसे अगर उनकी चर्चा करें कि जिनका जो आगे जिसका उल्लेख हमको मिलता है उनकी चर्चा करें तो उनमें पहला होता था पाणलाध्यक्ष। पाणलाध्यक्ष। ठीक है, तो ये पाणलाध्यक्ष किस विभाग को देखता था, इसकी बात की जाए तो पाणलाध्यक्ष जो होता था ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। किसका होता था? तो वाणिज्य विभाग का ये अध्यक्ष हुआ करता था। वाणिज्य विभाग को देखने वाला कौन होता था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा पाणलाध्यक्ष। ये व्यापार वाणिज्य विभाग को देखता था। अगला है आपका पाणलाध्यक्ष के बाद अगला है आपका सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष ये किस विभाग को देखता था? सूनाध्यक्ष की बात की जाए तो ये बूचड़ खाने देखता था। किसको देखता था? तो बूचड़ खाने। बूचड़ खाने कौन देखता था? तो बूचड़ खाने विभाग कौन देखता था? तो सूनाध्यक्ष जो होता था, जिस पर अगर कहें वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस पर बैन लगाया है बूचड़ खाने, तो वो उस समय बूचड़ खाने कौन देखता था? तो उस समय बूचड़ खाने जो होता था वो सूनाध्यक्ष देखता था। अगला है गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष इस विभाग को कौन देखता था? गणिकाध्यक्ष कैसा
गणिकाध्यक्ष जो होता था वो वैश्याओं का अध्यक्ष हुआ करता था, वैश्याओं का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, वैश्याओं का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो गणिकाध्यक्ष हुआ करता था। ये जानते रहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और उसके बाद जो अगला है वो होता था सीताध्यक्ष। कौन होता था? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष ये राज्य की भूमि की देखभाल करने वाला अध्यक्ष होता था, राज्य की भूमि की देखरेख करने वाला या राज्य की भूमि का अध्यक्ष हुआ करता था सीताध्यक्ष ये। और एक मौर्य काल में एक सीता कर भी हुआ करता था। अगर पूछे सीता किस प्रकार का कर होता था, तो राज्य की भूमि से लिया गया कर जो होता था उसको सीता कहते थे। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जानते रहिएगा। और एक और कर था प्रणय, आपातकालीन कर था, पूछा जाता है। जब आगे चलेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सभी के बारे में जानते रहिएगा, जैसे भी जब भी पूछा जाएगा। अकाराध्यक्ष अगला होता था अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष किस विभाग को देखता था, ये अगर पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा। अकाराध्यक्ष जो होता था, अकाराध्यक्ष वनों की देखरेख करने वाला होता था। किसकी देखरेख करता था? वनों की देखरेख करने वाला अकाराध्यक्ष किस विभाग को देखता था? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो अकाराध्यक्ष जो होता था वो वनों की देखरेख करने वाला अध्यक्ष होता था। कुप्याध्यक्ष अकाराध्यक्ष जो होता था वो खानों की देखरेख करने वाला होता था, वनों की नहीं, खानों की। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, खानों की देखरेख करने वाला, खानों की देखरेख करने वाला, देखरेख। ठीक है, ये जानते रहिएगा थोड़ा सा। अगला देखते हैं कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष जो होता था ये होता था वन विभाग। वन विभाग अगर अब पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि अकाराध्यक्ष जो होता था वो खानों की देखरेख करने वाला होता था, और जो कुप्याध्यक्ष होता था वो वन विभाग की देखरेख करने वाला होता था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष ये किस विभाग का अध्यक्ष होता था? ये कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। कताई बुनाई, कताई बुनाई विभाग कौन देखता था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा सूत्राध्यक्ष। ये कताई बुनाई का विभाग देखने वाला अधिकारी हुआ करता। अगला होता था पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष ये पौतवाध्यक्ष किस विभाग को देखता था? तो तौल माप, और या ऐसे भी कह सकते हैं माप तौल के विभाग को देखता था। तो माप तौल की विभाग की देखरेख कौन करता था? तो पौतवाध्यक्ष, ये तौल माप की देखरेख करने वाला होता था। अगला है लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष ये लवणाध्यक्ष किस विभाग को देखता था? तो नमक विभाग। लवण का अर्थ ही होता है नमक, तो नमक विभाग का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो नमक विभाग का अधिकारी ये होता था। अगला है विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष किस विभाग को देखता था? तो चारागाह विभाग को देखता था। चारागाह विभाग का अधिकारी हुआ करता था। चारागाह विभाग का जो अधिकारी होता था उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको विविताध्यक्ष के नाम से जानते थे। ये जहाजरानी विभाग को देखता था। जहाजरानी, जहाजरानी विभाग को कौन देखता था? तो नवाध्यक्ष जो होता था वो जहाजरानी विभाग का प्रमुख हुआ करता था। लक्षणाध्यक्ष,
लक्षणाध्यक्ष। ये किस विभाग को देखता था? तो ये छापाखाने विभाग को देखता था, छापाखाने विभाग को। छापाखाने विभाग को देखने वाला अधिकारी कौन होता था? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये होता था लक्षणाध्यक्ष होता था। ठीक है, अगला होता था संस्थाध्यक्ष। ये व्यापारिक मार्गों की देखरेख करने वाला अधिकारी हुआ करता था, व्यापारिक मार्गों की देखरेख करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो जब भी पूछे तो व्यापारिक मार्गों की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन हुआ करता था? तो संस्थाध्यक्ष हुआ करता था। अगला हुआ करता था देवताध्यक्ष। ये धार्मिक विभाग को देखने वाला अधिकारी हुआ करता था, धार्मिक विभाग की देखरेख करने वाला। ठीक है, तो इन प्रशासनिक विभाग से हमेशा, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे से लेते हुए सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना ही बनना होता है। तो आप इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसमें से जो मुख्य प्रश्न जहाँ से बनेंगे वो आपको लगे हाथ बता दें। ये आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोतवाध्यक्ष किस विभाग को देखता था? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से जरूर इसको पूछेगा। तो पोतवाध्यक्ष जो होता था ये माप तौल का अधिकारी हुआ करता था। और दूसरा है सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष किस विभाग को देखता था? तो ये कटाई बिनाई विभाग का अधिकारी हुआ करता था, सूत्राध्यक्ष। अगला है अकाराध्यक्ष, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अकाराध्यक्ष किसकी देखरेख करता था? तो अकाराध्यक्ष जो होता था वो खानों की देखरेख करने वाले अधिकारी हुआ करता था। सीताध्यक्ष, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता था, राजकीय भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन हुआ करता था? अगर ऐसा पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा कि राजकीय भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी हुआ करता था वो कौन होता था? सीताध्यक्ष हुआ करता था। सूनाध्यक्ष, ये किसकी देखरेख करता था? तो ये बूचड़खाने समझते हैं, जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है उसको कहते हैं बूचड़खाना। तो उसकी देखरेख कौन करता था? सूनाध्यक्ष करता था। और विविताध्यक्ष, ये क्या होता था कि चारागाह विभाग का कौन देखता था? तो ये विविताध्यक्ष देखता था। और एक है आपका लक्षणाध्यक्ष, जहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, ये किसकी देखरेख? छापाखाने, जहाँ छपाई प्रिंटिंग वगैरह हुआ करती थी उस विभाग को कौन देखता था? तो उस विभाग को लक्षणाध्यक्ष देखता था। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। यहाँ से जो है जरूर क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी पे जो है आप पूरा फोकस करिए। फिर इसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रांतों की संख्या। अगर ये पूछे कि मौर्यकालीन, ये तो अभी हमने प्रशासनिक व्यवस्था को बताया, प्रशासनिक व्यवस्था में ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। अब प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रांतिक जो प्रशासन हुआ करता था वो, अभी हमने केंद्रीय प्रशासन की बात करी, अब आइए प्रांतीय प्रशासन को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांतिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो प्रांतिक प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यों के समय में प्रांत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 भाग में पहला जो होता था वो उस प्रांत को कहते थे उत्तरापद, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी उत्तरापद की? तो तक्षशिला, तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। जानते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। दूसरा होता था दक्षिणापद, दक्षिणापद इसकी राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी होती थी, सुवर्णगिरी। दक्षिणापद की राजधानी कहाँ थी?
तो सुवर्णगिरी। तीसरा अवंतीरथ, अवंतीरथ, इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, उज्जैनी इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अवंतीरथ उज्जैन। और अगला है कलिंग, कलिंग इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कलिंग की राजधानी होती थी तोसली, तोसली ये कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। और अगला है आपका प्राच्य देश, प्राच्य देश या पूर्वी देश, पूर्वी देश इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ये 5 प्रांतों के बारे में हमें मौर्यों के समय में उल्लेख मिलता है। तो जब भी आपसे पूछे मौर्यों के समय में कितने प्रांत थे, तो 5 प्रांत। जैसे आज एक उदाहरण कहें, उत्तर प्रदेश में कितने प्रांत हैं? ठीक है, तो आप जो भी जिले वाइज करके बांट दिया गया जाता है ना, सॉरी भारत में उत्तर प्रदेश में 75 हो जाएंगे। ये इनको हम उत्तर प्रदेश में अगर माने तो प्रांत कहते हैं जिलों को, और उसमें अगर ले जाएं भारत में जो राज्य हैं उसको हम उस समय के प्रांत से जोड़ सकते हैं। आज जो टोटल ओवरऑल 29 राज्य हैं ना, उनको हम उठा के देखें तो ये प्रांत हो जाएंगे। उस समय की जो प्रांतीय व्यवस्था थी इस आधार पर कर सकते हैं इसको। तो उस समय प्रांतों की संख्या थी 5। उत्तरापंथ जिसकी राजधानी कहाँ, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तरापंथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी। अवंतीरथ की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली। प्राच्य देश या पूर्वी देश जिसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ये सारे आपको याद करना है, याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर 100% पूछा जाता है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब आगे जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसके अधीन प्रांत को देखें। मौर्यकालीन प्रांत को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो प्रांत को कहते थे चक्र। क्या कहते थे? चक्र। और इसी को अगर हम ले जाएं गुप्त काल में, तो प्रांत को जहां मौर्य काल में चक्र कहा जाता है, वहीं गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? देश, भुक्ति, अवनी ना। और इसको अगर हम लेके चले जाएं सल्तनत कालीन प्रांत को क्या कहा जाता है? तो सल्तनत कालीन जो प्रांत होता था उसको कहते थे इक्ता। और उसको अगर हम मुगल कालीन में लेके चले जाएं तो मुगल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल प्रांत जो होता था उसको भी अन्य नाम से जानते हैं। तो ये सारे प्रांत के जितने भी जो नाम हैं अन्य, तो वो जब आगे चलेंगे तो एक प्रांतीय व्यवस्था में तो उसको हम बताएंगे। मुगल काल प्रांत को क्या कहा जाता है, और विजयनगर साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता है, मराठों में प्रांत को क्या कहा जाता है, मौर्यों में क्या कहा जाता है, सातवाहनों में क्या कहा जाता है। एक साथ लगे हाथ पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बता देंगे वहाँ से। ठीक है, तो प्रांत को मुगल मौर्य काल में क्या किस नाम से संबोधित करते थे? चक्र। और प्रांत जो होता था, प्रांत के नीचे क्या हुआ करता था? मंडल हुआ करता था। प्रांत के नीचे होता था मंडल, आधुनिक कमिश्नरी के समान हुआ करता था। कमिश्नरियों के समान, आधुनिक कमिश्नरियों के समान इसको क्या कहते थे? हम उस समय मंडल कहा करते थे। और मंडल के नीचे हुआ करता था आहार या विषय, आहार या विषय। इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे जिला। आधुनिक जो जिला होता है, आधुनिक जिले को उस समय मौर्यों के समय में किस नाम से संबोधित किया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, आधुनिक मौर्यों के समय में जो जिला होता है उसको आहार या विषय कहा जाता था। इसका जो प्रमुख होता था इसको विषयपति के नाम से जानते थे। किस नाम से? विषयपति। और प्रांत को किस नाम से जानते थे? प्रांत को प्रांतपति, प्रांतपति। ठीक है, इसका प्रमुख जो होता था वो प्रांतपति, इसका क्या होता था? विषयपति। ठीक है, तो आहार या विषय। अब इसके नीचे की जो प्रशासनिक इकाई देखते हैं, इसके नीचे होता था स्थानीय। स्थानीय ये जो होता था स्थानीय, ये 800 ग्राम का समूह हुआ करता था। कितने ग्राम का समूह हुआ करता था? 800 ग्राम का समूह हुआ करता था। इसको हम स्थानीय नाम से जानते हैं। कहीं कहीं स्थानिक देता है, ये जानते रहेगा। स्थानीय 800 ग्राम का समूह। इसके नीचे होता था द्रोणमुख। द्रोणमुख
ये कितने ग्राम का समूह हुआ करता था? तो जो द्रोणमुख हुआ करता था वो 400 ग्राम का समूह हुआ करता था। कितने? 400 ग्राम का। 400 ग्राम का समूह ये द्रोणमुख के नाम से जाना जाता था। इसके नीचे होता था खारवटिक। खारवटिक 200 ग्रामों का समूह हुआ करता था। $200 ग्राम का समूह हुआ करता था खारवटिक। इसके नीचे होता था संग्राहक, ये 10 ग्राम का समूह हुआ करता था। ठीक है, 10 ग्राम का समूह हुआ था। जो मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था में सबसे नीचे की जो इकाई होती थी इसको ग्राम कहते थे, और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामीणिक कहते थे। ठीक है, तो ये इनकी प्रांतीय व्यवस्था है। तो जब भी मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था के अधिकारियों के बारे में जो भी मामले हुआ करते थे इन सारे न्यायालयों से होकर गुजरते थे, और जो राजा होता था उसको निर्णय देने का अंतिम अधिकार किसके पास हुआ करता था? तो निर्णय देने का जो अंतिम अधिकार हुआ करता था वो राजा के पास होता था, यानी शासक के पास होता था। और ये सारे न्यायालय जैसे संग्राहक, खारवटिक, द्रोणमुख, स्थानीय, आहार या विषय मंडल से होते हुए प्रांतपति के हाथों होते हुए अंतिम निर्णय देने का अधिकार राजा के पास हुआ करता था। तो ये जानते रहिएगा, ये सारे इनके प्रशासनिक विभाग हैं और ये प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हैं। ये सारे नाम हैं इनके। जब भी कभी प्रशासन से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके रखो। अब आगे देखते हैं, आइए मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाग के बाद अगला जो देखते हैं वो है इनके अभिलेख, अशोक के अभिलेख। अगला जिसको हम देखने जा रहे हैं वो है अशोक का अभिलेख, जिनसे अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वो हमें किससे मिलती है? तो इनके अभिलेखों से। तो अभिलेखों से भी क्वेश्चन बहुत आता है। आइए इनका लगे हाथ आज अभिलेखों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अभिलेख, आइए अभिलेखों पे देखते हैं। अशोक के अभिलेख पूरा लिख दे रहे हैं। अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं? पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहालेख। अब इसमें भी है शिलालेख में बृहद शिलालेख पहला। दूसरा हो गया लघु शिलालेख, इसमें भी हो गया बृहद स्तंभ लेख, दूसरा लघु स्तंभ लेख, और इसमें गुहालेख। अब देखिए शिलालेख, अगर शिलालेखों की बात की जाए तो शिला का मतलब होता है पत्थर। आप पत्थरों पे लिखा गया जो लेख होता है उसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं? शिलालेख के नाम से। शिला छोटा पत्थर जो होता है, आधुनिक जैसे कहें किलोमीटर, जब हम किसी जगह से दूरी तय करते हैं, उदाहरण अगर बात करें इलाहाबाद से अगर हमको बनारस जाना है तो इलाहाबाद से लिखा हुआ है बनारस की दूरी हमने यहाँ पे मान लीजिए 120 किलोमीटर हमने तय कर दी, इसमें लिख दिया। तो ये हमारा छोटे पत्थरों पर जो लिखा गया लेख होता है उसे कहते हैं शिलालेख। और जब बड़े पत्थरों पे लिख दिया जाए, उदाहरण ये बड़े पत्थरों पे हमने इसको अंकित कर दिया तो ये क्या हो गया? स्तंभ लेख। और मौर्यकालीन जो स्तंभ लेख हैं वो कैसे हैं? एकात्मक पत्थर से बनाए गए स्तंभ हैं। एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया जो स्तंभ है वो मौर्यकालीन स्तंभ है।
और वो कैसा है, वो आधुनिक बिजली के खंभे के जैसा नीचे की तरफ चौड़ा है और ऊपर की तरफ जाते हुए सकरा होता चला गया है। ये देख रहे हैं ना, हमने इसका चित्र बना दिया है सामने, आप इसको देख सकते हो। ये आप देखिए ना, नीचे की तरफ जैसे ही ये नीचे देखते हैं तो नीचे का पार्ट जो है वो चौड़ा है और जैसे ही ऊपर की तरफ चला जा रहा है तो ऊपर जाते हुए सकरा होता चला जा रहा है ना। तो ये कैसा है, एकात्मक पत्थर, एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया जो स्तंभ है, ये मौर्यकालीन है। तो जानते रहिएगा। और कैसा है, बिल्कुल सादा है, ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और ये है आपका शिलालेख। और तीसरा है गुहालेख। गुहालेख जो गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया लेख होता है उसको हम कहते हैं गुहालेख, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहिएगा। अब आइए देखते हैं बृहद लेख। अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं वो कितनी जगह से मिले हैं, 7 जगह से मिले हुए हैं। और इसमें पहला है आपका, पहला है मानसेहरा। मानसेहरा ये सहरा, ये पाकिस्तान के हजारा जिले से मिला है। हजारा जिला पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के हजारा जिले से मानसेहरा, ठीक है। ये जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो यहाँ से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी से क्वेश्चन हमेशा 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है शहबाजगढ़ी। अगला है आपका शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान के पेशावर जिले से। पेशावर जिला पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान से है, ठीक है। ये जो शहबाजगढ़ी है इसमें जो है अशोक की जितनी भी सारी जो बातें लिखी गई हैं इसी में लिखी गई हैं, शहबाजगढ़ी में। अगला है आपका तीसरा कालसी। कालसी ये कहाँ है, देहरादून। देहरादून ये उत्तराखंड में है, देहरादून उत्तराखंड में है कालसी। अगला है गिरनार। गिरनार ये कहाँ है, गिरनार है गुजरात में। कहाँ है, तो जब भी पूछे गिरनार कहाँ है तो गिरनार आपका है गुजरात में, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है, गिरनार गुजरात में है। अगला है धौली। कहाँ है, उड़ीसा। उड़ीसा के गंजाम में, गंजाम उड़ीसा। जौगढ़, जौगढ़ ये भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है, सॉरी उड़ीसा, ये भी कहाँ है, उड़ीसा में ही, ठीक है। धौली, जौगढ़। अगला है आपका एरागुड़ी। अगला है आपका एरागुड़ी। ये कहाँ है, आंध्रा में। आंध्रा में एरागुड़ी है। अगला है आपका सोपारा। सोपारा ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है सोपारा। ये सब आपके हैं बृहद शिलालेख। कैसे हैं, तो बृहद शिलालेख जिन जिन जगहों से मिले हैं उनके नाम हमने लिख दिया। पहला है मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले से, दूसरा है शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से, तीसरा है कालसी देहरादून उत्तराखंड से, और चौथा है गिरनार गुजरात से, पांचवा धौली उड़ीसा और जौगढ़ ये भी उड़ीसा से, एरागुड़ी आंध्रा से और सोपारा महाराष्ट्र से। ये हैं अशोक के बृहद शिलालेख। अब इसके बाद देखते हैं अशोक के लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, ये लघु शिलालेख कहाँ से मिले हैं। पहला रूपनाथ। रूपनाथ ये है जबलपुर एमपी से।
MP यानी मध्य प्रदेश, मास्की, मास्की कर्नाटक है। मास्की किस जगह से है? तो कर्नाटक। अगला है गुर्जरा, दतिया, दतिया से, ठीक है, जानते रहिएगा, गुर्जरा में पूछे। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, कर्नाटक। अहरौरा, अहरौरा कहाँ है? मिर्जापुर में। एरागुड़ी, आंध्रा में, एरागुड़ी आंध्रा, ठीक है, आदि। ये सारे अशोक के लघु शिलालेख हैं। ये हो गया आपका वृहद शिलालेख और ये हो गया लघु शिलालेख। आइए अब आगे देखते हैं वृहद स्तंभ लेख, अशोक के वृहद स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? तो पहला है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, ये अशोक का पहला वृहद स्तंभ लेख है। दिल्ली टोपरा, पहले ये टोपरा में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली लाया गया। तो दिल्ली टोपरा अशोक का पहला ऐसा अभिलेख है जो पढ़ा गया है। पढ़ा गया, किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा, दिल्ली टोपरा। इसको अशोक का सोने का स्तंभ भी कहा जाता है, तो ये जानते रहिएगा। और दूसरा है दिल्ली मेरठ, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ ये अशोक का पहला खोजा गया अभिलेख है। कौन सा है? खोजा गया। किसने खोजा? टीफेन थेलर ने। किसने खोजा? टीफेन थेलर महोदय ने। टीफेन थेलर 1750 में इसको खोजा है। कब खोजा है टीफेन थेलर महोदय ने? तो 1750 में इसको खोजा है टीफेन थेलर महोदय। पढ़ा किसको? दिल्ली टोपरा को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, जानते रहिएगा। और तीसरा है लौरिया आर्यराज। लौरिया आर्यराज ये कहाँ है? तो लौरिया आर्यराज बिहार के चंपारण में है। बिहार के चंपारण, बिहार के चंपारण में लौरिया आर्यराज है। अगला है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ है? लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार के चंपारण में ही है। लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़। अगला है रामपुरवा का वृषभ। रामपुरवा, रामपुरवा का वृषभ स्तंभ लेख ये कहाँ है? ये भी चंपारण बिहार में ही है, ठीक है। अगला है अमरावती। अमरावती स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये अशोककालीन वृहद स्तंभ लेख हैं। इनको आप जानते रहिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, ये तो हो गए आपके वृहद स्तंभ लेख। इसके नीचे देख लेते हैं लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख, अगर बात लघु स्तंभ लेख की जाए तो अशोक के लघु स्तंभ कौन कौन से हैं? तो पहला है सारनाथ, सारनाथ स्तंभ। दूसरा है सांची, सांची। तीसरा है
कौशाम्बी स्तंभ लेख, और चौथा है रूमिनदेई, और पांचवा है निगलीवा स्तंभ लेख। ये अशोक के 5 जो है लघु शिलालेख हैं। सारनाथ स्तंभ लेख, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो ऊपरी पार्ट हैं, ऊपर बिल्कुल सारनाथ स्तंभ के ऊपर जो है 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं, इसके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सारनाथ में। सांची के स्तंभ लेख में भी कहा गया है, उसके ऊपर भी 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। तो 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए कहाँ उल्लेख मिलते हैं? सांची और सारनाथ दोनों जगह से मिलते हैं। कौशाम्बी के बारे में ये कहा जाए तो कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी या प्रयाग अभिलेख स्तंभ लेख, इसके बारे में ये कहा जाता है, ये इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसी में कौशाम्बी अभिलेख में रानी कारुबाकी का उल्लेख हुआ है, तो इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख, अगर आपसे पूछे कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला है रोमिनदेई अभिलेख। रोमिनदेई अभिलेख में ही कौन सा जो ऐसा अभिलेख है अशोक का जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो वो है रोमिनदेई अभिलेख। ठीक है। अगला है निगलीवा, ये कहाँ है? नेपाल की तराई में निगलीवा। तो ये सारे जो अभिलेखिक साक्ष्य के बारे में अगर पूछा जाए तो मौर्यकालीन अशोक के बारे में विशेष जानकारी जो है हमें इनके अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। एक इतिहासकार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर पूरा अशोक के इतिहास का निर्धारण कर दिया। वो इतिहासकार कौन है? तो D.R. भंडारकर महोदय। तो उनका नाम अगर पूछे किसने अभिलेखों के आधार पर अशोक का पूरा इतिहास का उल्लेख किया है, तो D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। तो D.R. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक के पूरे इतिहास का निर्धारण किया है। तो इनके बारे में जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। इनका शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, वीडियो ले लीजिए। बहुत ये इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, चूँकि हमेशा ये काम देगा आपको। यहाँ से चूँकि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब भी अगर पूछे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, तो ये पूछ सकता है कि अशोक का बृहद शिलालेख कौन सा है। तो बृहद शिलालेख की बात की जाएगी तो बृहद शिलालेख में जो हमने ये नाम बताया, जैसे मानसेर, आशाबाद, गढ़ीकालसी, गिरनार, धौली, चौगढ़, एरागुड़ी, सुपारा, इन सभी में से कोई न कोई एक नाम जरूर देगा। ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा बृहद शिलालेख है। और अगर लघु शिलालेख की बात की जाएगी तो लघु शिलालेख में जैसे रूपनाथ है, मास्की है, गुर्जरा है, ब्रह्मगिरी, अहरौरा, एरागुड़ी, इसमें से भी एक कोई नाम दे सकता है। तो यहाँ से भी आप आराम से पता कर सकते हो कि लघु शिलालेख कौन सा है ना। और उसके बाद जो है जब बृहद शिलालेख की बात आएगी तो बृहद शिलालेख को आप यहाँ से स्तंभ लेख, तो बृहद स्तंभ लेख के बारे में आप ये सब बातें बता सकते हो। तो जैसे अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं ना, तो 14 शिलालेख में आइए मुख्य कुछ बातें ऐसी हैं तो जिनके बारे में कुछ उल्लेख हुआ है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसको भी लगे हाथ बता देते हैं, वरना ये पार्ट छूट जाएगा। जैसे अशोक के प्रथम शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है ना, तो अशोक के प्रथम शिलालेख में किसका उल्लेख हुआ है, तो ये जानते रहिएगा। अशोक का प्रथम शिलालेख, इसमें जो है पशु बलि निषेध किया गया है। पशु बलि निषेध, पशु बलि निषेध का उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के प्रथम शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। और द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख हुआ है? पशुओं के साथ मनुष्य की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मनुष्य की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और तीसरा है, तीसरे शिलालेख में किसका उल्लेख हुआ है? तो युक्त राजुक जैसे प्रादेशिक अधिकारियों का, युक्त राजुक और प्रादेशिक
प्रादेशिक जैसे अधिकारियों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो अशोक के तीसरे शिलालेख में इसका उल्लेख हुआ है। और अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो अशोक के 5वें शिलालेख में शासन के 13वें वर्ष। शासन के किस वर्ष हुआ है? 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहला तो किस शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है? तो 5वें शिलालेख में। और किस वर्ष हुआ है? तो शासन के 13वें वर्ष इसका उल्लेख मिलता है। अगला जहाँ से मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला 11वां शिलालेख, इसमें धम्म दान का उल्लेख मिलता है। धम्म दान को साधारण दान से उत्तम बताया गया है। धम्म दान को साधारण दान से उत्तम बताया गया है। अगर ये कहे कि धम्म दान को साधारण दान से उत्तम कहाँ बताया गया है? तो अगला देखते हैं 12वें शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? 12वें शिलालेख में धार्मिक समरसता का उल्लेख हुआ है। धार्मिक समरसता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के 12वें शिलालेख में, जिसमें वो कहता है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसका उल्लेख जब भी पूछे तो 12वें शिलालेख में होता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख हुआ है। और 5 जो राज्य हैं जैसे चोल, चेर, पांड, केरल, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी जैसे राज्यों का उल्लेख भी यहीं पर मिला है। और इसी में अशोक के कलिंग विजय के साथ साथ धम्म विजय का भी उल्लेख मिलता है। किसका? धम्म विजय का। तो जब भी पूछे कि अशोक के धम्म विजय का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो अशोक के धम्म विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको साइड स्क्रीन भी ले सकते हैं और अच्छे से इसको देख भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।